हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है। तो जल्दी से जल्दी 2 मिनट में आप जो क्लास है वो ज्वाइन करो। उसके बाद हम अपनी जो क्लास है उसमें आगे अपना जो टॉपिक 4 है टेम्परेचर वो शुरू करते हैं। तब तक के लिए अगर किसी को भी कल वाले टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो वो यहाँ पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकता है। अगर कोई भी डाउट है तो आपको 1 मिनट और वेट करते हैं और उसके बाद जो क्लास है वो शुरू करते हैं। ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो टेम्परेचर पर यानी कि हम तापमान जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे। गुड इवनिंग सविता। और देखो आप अपना टारगेट बना के चलो बेटे, क्योंकि आपके जो एग्जाम है एग्जाम की डेट आ चुकी है ना। हाँ जी, कल 8 बजे वाली क्लास हुई थी बेटे हुआ था। आज 6 PM की क्लास नहीं हुई, वो अब हम इकट्ठे लगातार 10 बजे तक हमारा जितना भी हमारा पीपीटी बनी हुई है वो सारा मैं पढ़ा दूंगी। जितने बजे तक क्लास चलेगी वो हम ज्वाइन कर लेंगे। कल टॉपिक हुआ था आपका जो इंसोलेशन टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया था और मैंने लास्ट में आपको हीट बजट समझाया था। वो हीट बजट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने कल वाली क्लास देखी या नहीं देखी जो 8 बजे हुई थी? और कल किसी ने भी 8 बजे जो क्लास है वो ज्वाइन क्यों नहीं की? हाँ यशवंत, 2 पेज छोड़ दो बहुत है। और 2 पेज छोड़ दो बहुत है, उसमें आपका सारा आ जाएगा। कल 8 बजे वाली क्लास आप लोगों ने ज्वाइन ही नहीं की। ज्वाइन करना था ना उसको। बेटे कल वाली क्लास मुझे ये नहीं पता आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो अपलोड हुई है या नहीं। डेटा खत्म हो गया था, कोई बात नहीं। अच्छा, मेरे को ना ग्रुप में मैसेज कर दिया करो किस लिए क्लास नहीं ले पाए। अब मेरे को एक प्रॉब्लम है, अगर किसी के पास उसका सॉल्यूशन है तो मुझे बताना। आपका जो कल वाला ये टॉपिक करवाया था ना मैंने आपको इंसोलेशन, इसका जो पीडीएफ है ना ये 15 MB से बड़ी बनी है आपकी पीपीटी, 15 MB से बड़ी। ठीक है। और मुझे उसका पीडीएफ बनाना है क्योंकि पीडीएफ ही अपलोड हो सकता है। और अगर मैं कन्वर्ट कर रही हूँ उसको पीपीटी से पीडीएफ में तो वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अगर आपको कोई ऐप पता है जिसमें 20 से 25 MB की भी जो पीपीटी है वो कन्वर्ट हो जाती है तो मेरे को बता दो। मेरे को वो पीडीएफ जो है कन्वर्ट करनी है और तभी वो अपलोड हो जाएगा। वही तो मुझे नहीं पता ना, कैसे कंप्रेस करूं, मुझे बताओ ना कंप्रेस कैसे करना है। अगर किसी को पता ना तो मुझे ग्रुप में मैसेज छोड़ देना या पर्सनली मैसेज करके बता देना। आप चलो एक बात समझो। ठीक है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नेम है आपका टेम्परेचर, यानी कि आपका तापमान। ठीक है। ये टॉपिक आप पढ़ने वाले हो। वीडियो नहीं कंप्रेस करना, पीपीटी कंप्रेस करनी है। अब देखो आपको क्या पढ़ना है, तापमान। तापमान क्या होता है? इस तापमान को, टेम्परेचर को समझने से पहले आपको ये समझना है हीट क्या होती है। हीट यानी कि ऊर्जा।
हीट क्या होता है ये आपको समझना है, ठीक है। देखो, आपका हीट जो है ना, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जिससे आपको महसूस होता है कोई चीज कितनी गर्म है या कोल्ड है। मतलब कि आपकी जो हीट है ना, हीट एक एनर्जी है, एक एनर्जी का फॉर्म है जिससे आपको ये महसूस होता है कि कोई चीज गर्म है या ठंडी है। अच्छा, पीपीटी पावर पॉइंट में ही बनाए बेटे? वो मुझे एक बार है ना, वो सेव एज ऑप्शन में आता है, डाउनलोड एज पीडीएफ करके आता है मेरे ख्याल से। ठीक है बेटे, मैं वो करके देखूंगी। ओके, थैंक यू तिलोक बताने के लिए। अब एक बात समझो, आपका हीट ऊर्जा क्या होती है। जैसे देखो, जो आपका हीट है ना, हीट हीट एनर्जी का एक फॉर्म है। हीट का मतलब क्या होता है? हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का एक रूप है। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी ऊर्जा है वो किसके थ्रू हमें पता लगता है? ये हीट, यानी कि ये हीट बताता है हमें, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपका, जैसे आपका, आप सुनते हो, आपको कैसे सुनाई देता है? साउंड कैसे आती है? आपके ईयर कैसे सुनते हैं? तो वो साउंड एनर्जी के थ्रू, साउंड एनर्जी लगते है, उससे आपको सुनाई दिखता है, सुनाई देता है। दिखता कैसे है आपको? आंखों के थ्रू, है ना। तो ये एनर्जी है। तो ऐसे ही आपका जो हीट है, हीट भी एनर्जी का एक फॉर्म है जिससे आपको पता लगता है कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और कितना कोल्ड है, ठीक है। कितना गर्म कितना कोल्ड ये नहीं पता लगता, हीट से सिर्फ ये पता लगता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो गर्म है या ठंडा है, ठीक है। हमें ये पता लगता है हीट से। आ गया सबको हीट समझ में? हीट एनर्जी का एक रूप है, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी ऊर्जा स्टोर है, यानी कि उसको उसको क्या बोलते हैं? आपका तापमान। अब मुझे गर्मी लग रही है, गर्मी कैसे लगेगी? गर्मी मुझे लगेगी ये जो एनर्जी है, हीट एनर्जी की वजह से, हीट की वजह से आपको जो गर्म है, गर्म महसूस होता है, ठीक है। और जब हम उस हीट की मेजरमेंट करते हैं, जब हम ये देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है कितना कोल्ड है, इसको टेम्परेचर बोला जाता है। सेंसिबल मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करते हैं ना, तो उसको बोला जाता है आपका टेम्परेचर। लेकिन जब हम हीट क्या होते हैं? हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। हीट का मतलब होता है जब हमें, जिस एनर्जी की वजह से हमें गर्मी महसूस होती है ना, कि हाँ ये चीज गर्म है। देखो, जैसे जब किसी को फीवर होता है, ठीक है, तो आप ठंडे होते हो और सामने वाला कैसा होता है? गर्म होता है। तो वो कैसे पता लगा? वहां पे एनर्जी लगी, हीट एनर्जी। उस हीट एनर्जी से ही आपको ये महसूस हुआ कि इसका जो तापमान है वो ज्यादा, इसकी बॉडी गर्म है। हमें जिस एनर्जी की वजह से गर्मी महसूस होते है उसको बोला जाता है हीट एनर्जी। और जब हम इस हीट एनर्जी की मेजरमेंट करते हैं, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जब कोल्डनेस और हॉटनेस की मेजरमेंट करते हैं, तो उसको बोला जाता है आपका तापमान। आ गया समझ में बेटे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट?
अब इंट्रोडक्शन हिंदी में लेते हैं तापमान का, ठीक है। यहाँ तापमान का तात्पर्य वायुमंडलीय तापमान से है, यानी कि आपका जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर पढ़ रहे हैं, ओशियन का टेम्परेचर नहीं पढ़ रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य इसका प्रमुख स्रोत है। एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? इस सन से तो हमें टेम्परेचर मिल रहा है, सन से हमें इंसोलेशन मिल रहा है, इंसोलेशन से हीट, और हीट से फिर हम टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं। कहते हैं वास्तव में वायुमंडल को सूर्य से बहुत कम मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखो, आप सबको ना एक गलत फहमी होगी कि हमें जो ये ऊर्जा, गर्मी मिलती है, हमें जो ये एनर्जी मिलती है, हमें जो ये ऊष्मा मिलती है, हीट मिलती है, वो सूर्य से मिलती है। नहीं, आपकी पृथ्वी पर जो गर्माहट होती है, पृथ्वी जो गर्म होती है, वो इन सूर्य की किरणों से नहीं होती। पृथ्वी गर्म होती है जब ये आपकी दीर्घ तरंगों से, दीर्घ तरंग क्या होती है कल भी बताया था, ये आपकी पृथ्वी है। सन से आपका जो रेज आती है वो कैसे आती है? शॉर्ट फॉर्म में आपकी सन की रेज आती है। ये जो सन की रेज आती हैं शॉर्ट वेव, यानी कि लघु तरंगे जो आती हैं, ये क्या जैसी अर्थ पे आती है तो कोई आपका ऑब्जेक्ट इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, कोई स्कैटर कर देता है, कुछ एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। रात को आपकी ये अर्थ जो है, ये जो एनर्जी यहाँ पे थी, इस एनर्जी को छोड़ने लगती है ना, तो उसकी वजह से हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है ना, तब गर्म होता है। जब हमारी पृथ्वी रात को ये लंबी लंबी तरंगों के रूप में ये एनर्जी जब छोड़ती है, उनको बोला जाता है दीर्घ तरंगे, और उन दीर्घ तरंगों की वजह से हमारा पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म होता है। याद रखना, कभी भी सूर्य की किरणों से हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म नहीं होता, हमारा वायुमंडल गर्म होता है जो ये दीर्घ तरंगे पृथ्वी छोड़ती है। यानी कि रात को हमारी जो पृथ्वी है वो एनर्जी को लंबी फॉर्म में छोड़ती है, दीर्घ तरंगों के रूप में छोड़ती हैं, और उन दीर्घ तरंगों के माध्यम से ही देखो, जब ये आपकी ये अर्थ एनर्जी छोड़ेगी ना, तो ये एनर्जी ऊपर एटमॉस्फेयर में जाके स्टोर हो जाती है, और इसकी वजह से ही फिर आपका टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है और हमारे वायुमंडल गर्म रहता है, ठीक है। आ गया समझ में हमारा वायुमंडल कैसे गर्म रहता है? उसके बाद कहते हैं कि आपका संचालन, यानी कि आपका कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है, या लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब आपकी पृथ्वी पे जो ये एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो 3 प्रोसेस के थ्रू होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन को हिंदी में बोलते हैं संचालन, संवहन और आपका पार्थिवीकरण। ये 3 चीजें होती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको हीट एंड टेम्परेचर में डिफरेंस बताया है। हीट एंड टेम्परेचर यानी कि आपका गर्मी और तापमान, हीट एंड टेम्परेचर में डिफरेंस क्या होता है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो हमारा हीट है एक एनर्जी का रूप है, और हीट वो एनर्जी है जिसकी वजह से हमें ये फील होता है कि कोई चीज कितनी गर्म है, ठीक है। कोई चीज गर्म है या ठंडी है, ये किसकी वजह से पता चलता है? हमें इस हीट एनर्जी की वजह से पता चलता है। यशवंत, अभी मैं वो 3 नेम दोबारा से समझाऊंगी, उनकी टेंशन मत लो। पहले यहाँ पे ये 3 नेम समझो कि जो हीट है ना, हीट क्या है? हीट एनर्जी का एक फॉर्म है जिसकी वजह से हमें ये फील होता है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, जबकि आपका टेम्परेचर ये डिनोट करता है कि कोई चीज कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। इसकी मेजरमेंट को बोलते हैं टेम्परेचर। किसी चीज की मेजरमेंट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का जब टेम्परेचर की, वस्तु का जो हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करते हैं तो उसको बोला जाता है आपका टेम्परेचर, ठीक है। अब ये कहते हैं कि जो एनर्जी है, एनर्जी ट्रेवल करती रहती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में।
देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, हमेशा आपकी अर्थ का नेचर रहता है अपने पे जो है बैलेंस करना, अपने आप को इक्विलिब्रियम सिचुएशन में रखना। यानी कि इक्विलिब्रियम का मतलब है ना कोई चीज ज्यादा ना कोई चीज कम। तो अगर कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा होता है तो पृथ्वी पर कुछ ऐसे फैक्टर है जो इस टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए चल पड़ते हैं। जैसे आपका विंड टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए चलती है, ठीक है। आपकी ओशियन करंट है वो भी टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए चलती है, ठीक है। आपका प्रेशर भी टेम्परेचर की वजह से ही ओरिजिनेट होता है। तो आपका ये जो एनर्जी है ना, एनर्जी कैसे ट्रेवल करती है, हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ चलती है। क्यों? टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए, अर्थ पे बैलेंस बनाए रखने के लिए, ठीक है। उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमारी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूवमेंट करती है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। ये गर्मी और तापमान में आपको डिफरेंस समझ में आ गया? ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, गर्मी और तापमान में क्या डिफरेंस है। अब आपका ये तीन नाम है, एक है आपका कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम समझ रहे हैं कंडक्शन। कंडक्शन को हिंदी में बोलते हैं आपका संचालन, ठीक है। जब आपकी एनर्जी एक कण से दूसरे कण में ट्रांसफर होती है और इसकी वजह से आपका एनर्जी बैलेंस होता है, टेम्परेचर बैलेंस होता है, इसको बोला जाता है आपका कंडक्शन। ये हम वही तो प्रोसेस पढ़ रहे हैं ना जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो कंडक्शन में कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, ऐसे एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ऐसे एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है, इसको बोला जाता है आपका कंडक्शन। और ये जो कंडक्शन है ये सॉलिड जो पार्ट है, सॉलिड पार्ट में ज्यादा होता है आपका कंडक्शन। जैसे जैसे अभी मैं बता दूं, इसका एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हो, आपका ये बर्तन है, ये बर्तन आपने बर्नर पे रख दिया है। अगर हम ये बर्तन अपने हाथ से उठा लेते हैं, ये जब हम इसको बर्नर पे रख देते हैं तो ये गर्म होता है, तो यहाँ पे भी, तो ये भी तो क्या है, यहाँ पे भी गर्म है ये। और जब मैं इसको उठाऊंगी तो जो आप मुझे गर्म लगेगा, तो एनर्जी मेरे में क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई, ठीक है। तो ये सॉलिड था ना, इस सॉलिड को हाथ लगाने से एनर्जी मेरे में ट्रांसफर हुई, तो इसको बोला जाता है आपका कंडक्शन। आगे समझ में कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन आया समझ में? जैसे आपने, अगर आप घर में गैस पर कुछ रख देते हो और रख कर भूल जाते हो और जल्दी जल्दी से उस पर हाथ लगाते हो, ठीक है, हाथ लगाते हो तो आपको एकदम से वो गर्म फील होता है और वो आप उसको वहीं पे छोड़ देते हो, वो सब कुछ गिर भी जाता है कई बार। तो उससे क्या होता है, वो कंडक्शन प्रोसेस होता है और उससे आपकी जो हीट है ना वो ट्रांसफर होती है। अब है आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन तो मैंने बहुत बार समझाया हुआ है। कन्वेक्शन को बोला जाता है आपका संवहन, ठीक है। ये किस में होता है, आपका लिक्विड में ज्यादा होता है। अब देखो, ये बर्नर पे मैंने ये पतीला रख दिया और इसमें क्या था, पानी, ठीक है। ये पानी पे जब नीचे से हीट मिली इसको, तो ये पानी क्या करेगा, पानी गर्म होने लगेगा, गर्म होके इसमें क्या है, भाप बनने लगेगी, और ये भाप क्या है, फिर ऊपर से ऐसे नीचे उठने लगेगी, ठीक है। ऊपर से ऐसे ये ऊपर जाएंगी और फिर एक पॉइंट पे जाके ये ठंडी हो जाती है, फिर वापस नीचे आती है। ऐसा ही होता है ना। तो इससे क्या होता है, आपका एनर्जी का ट्रांसफर होता है। जैसे अगर आप इसका एग्जांपल लो ना, जैसे आपके वाटर वेपर है, वाटर वेपर क्या करते हैं, नीचे से ऊपर आपके ट्रोपोस्फेयर, अपर ट्रोपोस्फेयर को जाते हैं,
फिर एक ऊंचाई तक जाकर ये क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। ठंडे होके फिर ये क्या हो जाते हैं, जो आपके डस्ट पार्टिकल है उनके चारों ओर संघनित हो जाते हैं। संघनित होकर फिर ये क्या करते हैं, क्लाउड बन जाते हैं। क्लाउड बन के फिर ये क्या करते हैं, बारिश करते हैं। ठीक है, फिर से अपनी उसी फॉर्म में आते हैं, फिर से वही प्रोसेस होगा, फिर से ये वाटर वेपर बनेंगे, वाटर वेपर बन के फिर से ये बारिश करके फिर से नीचे हो जाएंगे। तो ये होता है आपका कन्वेक्शन, यानी कि एक साइकिल होती है, गर्म हवा ऊपर उठती, फिर ठंडी हवा नीचे बैठती। तो इससे आपका क्या है, गर्म हवा एनर्जी का ट्रांसफर करती रहती है और ठंडी हवा भी एनर्जी का ट्रांसफर करती रहती है। देखो, आपकी गर्म हवा क्या होगी, गर्म हवा का टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठंडी हवा का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। अब देखो, आपकी जहां पे जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो आपको देखो बारिश होना शुरू कर देते, तो आपकी एकदम से ठंडी हवा चलने लगती है। उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, तो ये होता है आपका कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन आपका जो लिक्विड पार्ट है ना, लिक्विड में होता है कन्वेक्शन। उसके बाद आपका है रेडिएशन। रेडिएशन जो है ना आपका बिना किसी मीडियम के होता है, विदाउट एनी मीडियम, कोई मीडियम नहीं होता इसमें। जैसे जैसे आपका सन है, सन से एनर्जी रिलीज नहीं होती, कोई सॉलिड लिक्विड गैस की फॉर्म में नहीं आती, वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में आपकी जो एनर्जी है वो आती है ना। जैसे आपका सन है, सन क्या करता है, हमारी अर्थ को गर्म कैसे करता है सन। देखो ये आपका सन है, सन हमारी अर्थ को कैसे गर्म करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपकी वेव्स होती हैं उसके थ्रू हमारी जो सन है, जो अर्थ है वो गर्म होती है। ठीक है, ये जो रेडिएशन हीट है, रेडिएशन हीट में क्या होता है, रेडिएशन जो आपकी रेडिएशन हीट है ना वो हमारी प्रेजेंट लाइफ में और डेली लाइफ में भी इसके कुछ एग्जाम्पल है। जैसे आपका थर्मल रेडिएशन है, ठीक है, थर्मल रेडिएशन कैसे होता है, इस थर्मल रेड कौन सी होती है थर्मल रेडिएशन, ये सन से जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, आपकी सन से जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रही है और इसकी वजह से जो एमिशन हो रहा है इसको बोला जाता है थर्मल रेडिएशन। और ये जो वेव होती हैं ये वेव अपने साथ एनर्जी लेके आती हैं। ठीक है, कहां से एनर्जी लेके आती हैं, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना ये सन से एनर्जी लेके आती हैं और इस अर्थ को क्या कर देती है, इस अर्थ को एमिट कर देती हैं, ये उत्सर्जित कर देती हैं इस एनर्जी को। ठीक है, और ये जो फिर उसके बाद जब ये आप देखो, दोबारा से समझाती हूँ, दोबारा से समझो इसको। अब हम रेडिएशन मेथड पढ़ रहे हैं। देखो ये आपका क्या है सन, ये आपका क्या है अर्थ, सन से अर्थ की तरफ क्या आ रही है, सन से
अर्थ पर जो एनर्जी आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आपकी जो एनर्जी है वो आ रही है, ठीक है। और इसको आप थर्मल रेडिएशन भी बोल सकते हो। यहां से एनर्जी कैसे आ रही है था इस, क्योंकि ये सन क्या है, सन खुद एक हीट का सोर्स है, तो इस सन से ये एनर्जी अर्थ के पास जा रही है, और अर्थ ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अर्थ पर ये इस एनर्जी को क्या कर देती हैं, एमिट कर लेती हैं, ठीक है। ये जो वेव है ये क्या करती हैं, ये वेव एनर्जी को एमिट कर देती हैं अर्थ को। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, रेडिएशन होता है, और वो रेडिएशन आपका ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम भी हो सकता है, या तो कोई सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो आपका थर्मल रेडिएशन है ना, थर्मल रेडिएशन किसका रिजल्ट है, थर्मल रेडिएशन रिजल्ट है आपका जो रैंडम मोशन हो रहा है, आपका जो मैटर है, ये आपका मैटर है, इसमें आपका एटम और मॉलिक्यूल है, ठीक है, ठीक है। रैंडम जो मोशन हो रहा है मॉलिक्यूल का हमारे एटमॉस्फेयर में, तो क्या हो रहा है, द मूवमेंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं वो क्या हो रही हैं, चार्ज हो रहे हैं, ठीक है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, और इससे फिर क्या हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है। देखो जो आपका ये एटमॉस्फेयर, इसमें आपके क्या है, एटम्स हैं, क्या प्रेजेंट है इसमें, मॉलिक्यूल है मैटर में, और इस मैटर में क्या होता है, इस मैटर में आपके जो एटम्स हैं और आपके इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन है, उनकी मूवमेंट होती है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से ये जो आपके एटम और मॉलिक्यूल हैं, इलेक्ट्रॉन और आपके प्रोटॉन है, ये क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। और ये जो आप रेडिएशन हीट है ना, रेडिएशन हीट जो ट्रांसफर होता है, इसको हम जिससे मेजर करते हैं उस डिवाइस को बोला जाता है आपका थर्मो कपल, लिख लो, थर्मोकपल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। जैसे आप, अगर मैं आपको रेडिएशन का एग्जांपल दूं ना, जैसे आपका ओवन, माइक्रोवेव ओवन में आप सामान रख देते हो ना, ठीक है, ओवन है, ये ओवन है, ओवन में आप क्या रख देते हो, सामान रख देते हो, गर्म होने के लिए रख देते हो, और उस ओवन को ऑन कर देते हो, ठीक है। उसमें क्या होती है, आपकी माइक्रोवेव रेडिएशन एमिट होती है, यानी कि इसको कहाँ से एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है आपके इलेक्ट्रिसिटी से, और फिर आपका क्या होता है, वो गर्म होता है। और आपका जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं सन से, वो भी एक एग्जांपल है रेडिएशन का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और लिख लो, कि आपकी यूनिट ऑफ हीट ट्रांसफर, ये है आपकी जूल, आपकी आपका यूनिट ऑफ हीट जो ट्रांसफर है वो है जूल पर सेकेंड,
इसको हम वाट, किलोवाट में भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट, अगर एसआई यूनिट देखें हीट को ट्रांसफर करने की, तो वो है जूल पर सेकंड और वाट। ठीक है, अच्छा आप पूछ रहे हो यशवंत कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या वो बिना मीडियम के जो है ट्रेवल कर सकती है? तो बिल्कुल, उनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। वो जो मैकेनिकल वेव है ना, मैकेनिकल वेव से डिफरेंट होती है, तो उनको जो मीडियम है, मीडियम की जरूरत नहीं होती आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये सिर्फ आपकी हवा और सॉलिड मटेरियल में नहीं चल सकती है, बल्कि आपका जो वैक्यूम है स्पेस में भी चल सकती है। ठीक है, आपकी ये मैकेनिकल वेव है। जो मैकेनिकल वेव्स आपकी दो तरीके की वेव होती है। मैकेनिकल वेव आपकी सॉलिड में फास्ट ट्रेवल करती है, लेकिन गैस में स्लो ट्रेवल करती है। जबकि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वे खाली स्पेस में भी, क्या खाली जो स्पेस होता है, स्पेस में बहुत फास्टली क्या करती है, ट्रेवल करती है। ठीक है, उनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। वे सॉलिड, आप सॉलिड से, वे आपका सॉलिड एयर के साथ साथ तो चलती हैं, लेकिन वैक्यूम यानी कि स्पेस में भी चलती हैं ये आपकी। ठीक है, अच्छा आप पूछोगे कि मैम मैकेनिकल वेव्स क्या होती है? देखो, मैकेनिकल वेव वो वेव होती हैं जिसमें क्या होती है, ऑस्किलेशन होती है। लिख लो, आपकी जो वेव होती हैं वो क्या होती हैं, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या होती है? मैकेनिकल वेव वो वेव होती हैं जिसमें ऑस्किलेशन होती हैं। ऑस्किलेशन का मतलब है जिस जिसकी मूवमेंट, जिसमें जो मूवमेंट होती है,
ऑस्किलेशन का मतलब क्या है? जिसमें मूवमेंट आगे और पीछे एक रिदम में होती है, इसको बोला जाता है आपका ऑस्किलेशन मूवमेंट। एक रेगुलर रिदम में जब मूवमेंट होती है वेव में, उसको बोला जाता है ऑस्किलेशन। तो मैकेनिकल वेव वो वेव है जिसमें ऑस्किलेशन होती है, ठीक है। और अब आप बोलोगे दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आप ये पूछोगे व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव हैं, वो फॉर्म ऑफ रेडिएशन है जो कि ट्रेवल करती है आपके यूनिवर्स से। वे एक इलेक्ट्रिक, देखो ये कब आपकी जनरेट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है ना, ये तब जनरेट होती है तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करता है, कोलैब होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ मिलता है तब आपका जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ओरिजिन होता है। ठीक है। अब ये अगर आप इसमें पर मैम सन से आ रही तो एयर का रोल होगा ना अर्थ तक आने में, क्यों मैम? दे डोंट नीड अ मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, रुक जाओ, ऐसे नहीं समझ में आएगा बेटे, मैं आपको ना दिखाती हूँ, ये ना वीडियो ही दिख जाएगी, उससे ज्यादा क्लैरिटी होगी, ऐसे नहीं समझोगे। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, वो आपकी यूनिवर्स में भी ट्रेवल कर सकती हैं। उन वो आपका देखो, उनको मीडियम, वो वैक्यूम, उनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन स्पेस। देखो ये लिखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर डिफर फ्रॉम मैकेनिकल वेव इन दैट दे डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट। उनको कोई मीडियम नहीं चाहिए चलने के लिए। इसका मतलब ये है कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो दे वेव कैन ट्रेवल नॉट ओनली थ्रू एयर एंड सॉलिड मटेरियल। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी एयर और सॉलिड पार्ट से तो चल सकती है, साथ ही ये स्पेस में भी चल सकती है। अब स्पेस में बेटे आपका कहाँ पे हवा है? स्पेस में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है, तो वहां पे आपको कहाँ पे हवा मिलेगी? देखो ये नासा की साइट है, और वहां पे आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है वो दिखा रखा है। देखो ये जो वेव है,
घर में चलाते हैं तो मैग्नेटिक आपको मिले होते हैं इलेक्ट्रिक के जो से रिलेटेड है और मैग्नेटिक देख लेते हैं आपको ये अब आ रही होगी वॉइस बेटे। मैं ये बता रही हूँ आपको कि जो आपको सबसे अगर मैं बेस्ट एग्जांपल देके बताऊं ना इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का या रेडिएशन एनर्जी का, आप घर पे रिमोट चलाते हो ना, टीवी चलाते हो, टीवी किससे चलाते हो? रिमोट से। क्या रिमोट को चलाने में या टीवी रिमोट टीवी को कुछ मैसेज देता है कि मुझे ये चलाना है, तो क्या आपको किसी भी मीडियम की जरूरत पड़ी किसी मीडियम की जरूरत? क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपकी कौन सी एनर्जी है? रिमोट आपके किस से चलते हैं? सेल से। उस सेल में कौन सी एनर्जी है? उसमें आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी है ना, वो दोनों एनर्जी लगती हैं। तो आपका बिना किसी मीडियम के आपका एक जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में एक फील्ड है जिसका नाम है जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग कैसी टेक्निक है? रिमोट सेंसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की क्या लेनी होती है, जब हमें किसी ऑब्जेक्ट की नॉलेज लेनी होती है बिना उसके फिजिकल कांटेक्ट में यानी कि बिना उसको टच करे, तो उसको बोला जाता है रिमोट सेंसिंग। और रिमोट सेंसिंग बहुत सारी टेक्निक से होता है। जैसे आपका सेंसर होते हैं, उसके 8 प्रोसेस होते हैं रिमोट सेंसिंग के करने के, ये हम रिमोट सेंसिंग में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको देख के बताया है, क्या? टीवी और रिमोट। ठीक है। आया आप समझ में बेटे क्या होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? इसको और डीप से कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसको और डीप से हम पढ़ेंगे जब हम रिमोट सेंसिंग करेंगे। क्योंकि रिमोट सेंसिंग प्रोसेस या रिमोट सेंसिंग टेक्निक के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझना बहुत जरूरी है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपका एनर्जी का एक बंडल होता है जो कि सन से निकलता है, और उसमें आपकी इतनी छोटी छोटी वेव होती हैं जो आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो। जैसे आपका गामा रे, यूवी रे, एक्स रे, आपकी विजिबल, आपको सिर्फ कौन सा पोर्शन दिखता है? विबग्योर, जो ये आपका जो विजिबल पोर्शन है जिसकी वजह से आपको इस अर्थ पे ये इतने सारे कलर्स दिख रहे हैं, सिर्फ आपको वही दिखता है। और बाकी कोई भी पोर्शन हमें सन की एनर्जी का हम नहीं देख पाते हैं। आपकी इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग तो इतनी ज्यादा है कि उससे आप, अगर आपका बहुत ज्यादा खराब वेदर भी होता है ना, तब भी आप ऊपर से अपने अर्थ सरफेस की छोटी से छोटी चीज की नॉलेज ले सकते हो कि कहाँ पे गाड़ी खड़ी है, कहाँ पे घर बना हुआ है, कहाँ पे इंसान जा रहे हैं, इंसान क्या कर रहा है, ये छोटी से छोटी आपकी माइक्रोवेव से पॉसिबल है। ठीक है। आया समझ में आपको? ये कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। और आपको जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो वर्ड से बना है, एक इलेक्ट्रो एक मैग्नेटिक, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसा, देखो बताती हूँ। आपका ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों कंबाइन होती है।
देखो एक ऐसे और एक ऐसे, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ऐसे आपकी एनर्जी जो सन है, सन से आती है। अब आगे पढ़ते हैं हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमोस्फेयर, यानी कि देखो वो मैंने आपको थर्मोकपल बताया था ना, उसको लिख लो। थर्मोकपल, थर्मोकपल क्या होता है? जिससे हम रेडिएशन हीट को मेजर करते हैं। ठीक है, आप देखो क्या है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमोस्फेयर, यानी कि हमारा एटमोस्फेयर कैसे गर्म होता है, कैसे ठंडा होता है। तो गर्म होने के तरीके तो मैंने पढ़ लिए। आप देखो ये भी याद रखो, टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से। ये भी लिख लेना, थर्मोमीटर से हम एटमोस्फेयर के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अगर ओशन के टेम्परेचर को बोला जाए किससे मेजर करते हो, तो वो बैथीमीटर होता है। लेकिन अभी आपको सिर्फ थर्मोमीटर याद रखना है कि थर्मामीटर से हम वायुमंडल के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अब ये कहते हैं द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमोस्फेयर इज अकम्प्लिश थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन। देखो एक तो आपका जो हीटिंग होती है वो कैसे होती है, आपका जो ये एटमोस्फेयर है, कल भी मैंने बताया था, एटमोस्फेयर क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है सन की रेज को, सन की किरणों को, तो उसकी वजह से हमारा एटमोस्फेयर गर्म होता है। फिर रेडिएशन से गर्म होता है, रेडिएशन मेथड से, कंडक्शन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, कन्वेक्शन से, कंडेंसेशन से, एडियाबेटिक मैकेनिज्म से। अब ये पढ़ेंगे, ठीक है, अलग अलग से भी ये बस इसके नेम बताए हैं। आपका जो एटमोस्फेयर होता है गर्म, वो डायरेक्टली जो सोलर इंसोलेशन यानी कि सूर्य से जो इंसोलेशन आ रहा है उनसे होता है। और कल भी मैंने आपको बताया था कि आपके एटमोस्फेयर टोटल कितनी यूनिट एब्जॉर्ब करता है, तो एटमोस्फेयर एब्जॉर्ब 14% ऑफ इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन थ्रू ओजोन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर। और इसमें से 7% ऑफ दिस एनर्जी स्प्रेड इन लोअर एटमोस्फेयर अप टू हाइट ऑफ 2 किलोमीटर। आपका जब ये एनर्जी सन से आती है, तो ये जो आपका एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर 14% एनर्जी को क्या करता है? खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर बाकी की जो एनर्जी है वो नीचे जाती है। ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके देखो बेटे, अब आपने कल वाली क्लास नहीं देखी और मैं अब आपको ये टॉपिक समझाऊंगी ना, तो फिर कहो समझ नहीं आएगा आपको। देखो इसमें क्या है, आपकी जो सन है ना, सन से 100 यूनिट आती है। ठीक है, 100 में से 35 जो यूनिट है ना, उसका अर्थ के सरफेस पे आने से पहले क्या हो जाता है? अर्थ का सरफेस इसको, एटमोस्फेयर इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। ये आने से पहले क्या वापिस स्पेस में चली जाती है। अब 100 में से 35 माइनस किया तो कितनी यूनिट बच गई? 65। 65 यूनिट में से 14 जो यूनिट है वो कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? आपका एटमोस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब उसके बाद बच गई आपकी 51 यूनिट। ये 51 यूनिट कहाँ चली जाती है? आपकी अर्थ सरफेस के पास। और अब इस 51 यूनिट में से भी आपकी जो 27 यूनिट्स हैं, 57 जो यूनिट्स हैं, इन 57 यूनिट में 51 यूनिट बच गई। 51 में से भी जो आपका 17%, ये 27 नहीं, 17 जो यूनिट्स हैं वो क्या हो जाती है? 17 पर, ये देखो डायरेक्ट हमें अर्थ से मिली है। हाँ जी, इसे ही एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो किसको कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं जो एनर्जी आई और एनर्जी आके ट्रांसफर हो गई, तो
जैसे आपका माउंटेन का एल्बिडो अलग होगा, जो ये रिफ्लेक्टेड एनर्जी है, इस रिफ्लेक्टेड एनर्जी को ही स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस या एल्बिडो बोला गया है। माउंटेन का एल्बिडो अलग होता है, ग्रास का एल्बिडो अलग होता है। ठीक है, ये यूनिट्स मैंने आपको करवाई हुई हैं। अगर दोबारा बोलते हो तो दोबारा भी करवा सकती हूँ, अगर नहीं कि मैम कल की क्लास से अच्छा एक बार और करवा दो तो दोबारा बता देती हूँ। बताओ, करानी है दोबारा से? चलो बता देती हूँ, एक बार मुझे खाली पेज लेने दो यहाँ पे। एक अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ठीक है, जो मैं बता रही हूँ। देखो, आपका कल मैंने बताया था हीट बजट। हीट बजट क्या होता है? एक परफेक्ट बैलेंस होता है। हीट बजट क्या होता है? एक परफेक्ट बैलेंस होता है किसके बीच में? बिटवीन इनकमिंग हीट एंड आउटगोइंग हीट, यानी के सन से आने वाली हीट और अर्थ से जाने वाली हीट के बीच का जो बैलेंस होता है उसको बोला जाता है आपका हीट बजट। ठीक है, अगर आपकी ये इनकमिंग हीट और आउटगोइंग हीट जो है, ठीक है, अगर आपकी ये इनकमिंग हीट और आउटगोइंग हीट को हम बैलेंस नहीं करते हैं तो आपका अर्थ या तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा या बहुत ज्यादा ठंडा आ जाएगा, हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके नेट के एग्जाम में कि अगर आपकी अर्थ को लगातार सन की रेज यानी कि इंसोलेशन मिलता रहे तो आपका अर्थ क्या होगा? हीटिंग, क्या होगा? हीटअप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, एक आग का गोला बन जाएगा। ठीक है, अगर इसके बीच में आने वाली यानी कि आने वाली और जाने वाली किरणों के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता तो ये क्या होता है? फिर आपका इसके कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलते हैं। अब ये हीट बजट में कैसे यूनिट आती हैं, कैसे यूनिट जाती हैं, ये देख लेते हैं। देखो, आपका जो टोटल इंसोलेशन मिलता है मान लो वो है 100%। अर्थ का जो एटमोस्फेयर है, अर्थ के एटमोस्फेयर की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वहां पे 100% आपको क्या मिल रहा है? इंसोलेशन मिल रहा है। ठीक है, इस 100% में से अप्रोक्सीमेटली 35 जो यूनिट्स है वो क्या होती हैं? वापिस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं कहाँ पे? स्पेस में। ठीक है, यानी कि अर्थ के सरफेस पे पहुंचने से पहले ही ये क्या कहाँ पे पहुंच जाती है? स्पेस में चली जाती है, जिसमें से 35 में से भी ये 27% जो आपकी क्या है? एनर्जी है, इंसोलेशन है, इसको कौन कर देता है? क्लाउड्स रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और 2% कौन करता है? आपका स्नो कवर्ड एरिया। ठीक है,
और ये जो रिफ्लेक्टेड अमाउंट है एनर्जी का, द रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड द एल्बिडो ऑफ द अर्थ। इसको क्या बोला जाता है? एल्बिडो। यानी कि जो आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई है उसको बोला जाता है एल्बिडो। आप देखो, जब 100 में से 35 माइनस करोगे तो आपकी कितनी यूनिट बच गई? 65 यूनिट बच गई। इस 65 यूनिट में से 14 यूनिट्स जब आपकी ये सन से अर्थ की तरफ रेज आ रही हैं, तो ये जो अर्थ का एटमोस्फेयर है, जहाँ पे आपका ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर है, ये इस 14% एनर्जी को, 14 यूनिट्स को क्या कर लेता है? आपका एटमोस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, क्या करता है? एब्जॉर्ब बाय एटमोस्फेयर। अब 65 में से जब 14 माइनस करोगे तो आपकी 51 यूनिट्स बच गई। ठीक है, अब ये 51 जो यूनिट्स हैं, ये क्या होगा? आपकी अर्थ इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। अब ये 100 यूनिट्स जो आई हैं, उनका हमें पता लग गया कैसे कैसे कहाँ पे यूज हुई है। अब ये जाने का देखेंगे कि कैसे जा रही हैं। जाने में देखेंगे तो आपकी जो ये 51 यूनिट्स हैं, 51 की 51 यूनिट्स का आपकी जो अर्थ है वो क्या कर देती है? रेडिएट कर देती है वापिस स्पेस की तरफ। किसके थ्रू? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, जिसमें से इस 15 में से 17 तो डायरेक्टली रेडिएट कर दी जाती हैं, एटमॉस्फेयर स्पेस में डायरेक्टली भेज दी जाती हैं, और बच गई आपकी 34 यूनिट। तो 34 यूनिट को आपका जब ये नीचे से आपकी अर्थ ने ऊपर भेजा तो 34 यूनिट ये एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो 51 की 51 यूनिट हमारी अर्थ जो है वापस ट्रांसफर कर देता है। और अब अगर हम देखें कि जो आपका एटमॉस्फेयर है उसने कितनी जो यूनिट है वो एब्जॉर्ब करी, तो एटमॉस्फेयर ने 34 जब नीचे से ऊपर गई तब एब्जॉर्ब करी, और 14 जब ऊपर से नीचे आ रही थी तब एब्जॉर्ब करी। तो टोटल कितनी यूनिट एब्जॉर्ब करी? 48 यूनिट जो है हमारे एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, तो ये 48 यूनिट्स प्लस में ये 17 यूनिट करोगे तो 65 यूनिट्स हो गई। 65 नीचे आ रही थी, 65 ऊपर भेज दी गई। ये होता है आपका हीट बजट। आया समझ में हीट बजट? बताओ बेटे, आपको हीट बजट समझ में आया? ये होता है आपका हीट बजट। अब आगे चलते हैं, आपका कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द मोलिक्यूल्स ऑफ मैटर। जब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एनर्जी का ट्रांसफर होता तो उसको बोलते हैं कंडक्शन। और आपकी जो हवा है, हवा बहुत ही पुअर कंडक्टर है। किसका? हवा इज अ वेरी, एयर इज वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, यानी कि हवा में ये जो कंडक्शन वाला मेथड है, इससे हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता। एंड हेंस द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस थ्रू द कंडक्शन। तो देखो, जो आपकी हवा है, हवा में तो एनर्जी का ट्रांसफर इस कंडक्शन मेथड से नहीं हो सकता, लेकिन आपका जो ये अर्थ का नीचे सरफेस है, लैंड पार्ट है, इसमें एनर्जी का ट्रांसफर कौन से मेथड से होता है? कंडक्शन से, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल। लेकिन हवा में किस मेथड से होता है? आपका कन्वेक्शन मेथड से होता है। तो ये जो कंडक्शन मेथड है ये सिर्फ सॉलिड में एप्लीकेबल है, लिक्विड में एप्लीकेबल नहीं है, गैसेस में भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है,
और ये ना कुछ मीटर तक ही एप्लीकेबल है। ठीक है, आपका जो ये एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर बताया मैंने, ट्रोपोस्फेयर के दो पार्ट हैं। अब ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाले भाग को बोला जाता है अपर एटमोस्फेयर और नीचे वाले को बोला जाता है लोअर एटमोस्फेयर। तो ये सिर्फ लोअर एटमोस्फेयर को गर्म कर सकते हो, अपर एटमोस्फेयर को ये कंडक्शन नहीं गर्म कर सकता। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं द ग्राउंड सरफेस बिकम कोल्डर देन द एयर अबव ड्यूरिंग विंटर। आप देखो क्या कहते हैं कि आपका सर्दियों में जो ग्राउंड होता है वो क्या होता है, ठंडा होता है एज कंपेयर टू उसके ऊपर जो हवा होती है। ठीक है, and thus heat is transferred from the lower portion of atmosphere to the ground surface and thus atmosphere is cold। तो अब क्या होता है देखो, जब ये क्या है, ये तो कूल है और ये जो ऊपर हवा ये कैसी है, ये वार्म है। तो अब ये जो आपका एयर है, एयर पे किसकी कैरेक्टरिस्टिक काम करेगी, ये लैंड पार्ट की। एयर इस लैंड पार्ट की कैरेक्टरिस्टिक लेना शुरू करेगी और आपकी हवा भी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, इसलिए आपकी सर्दी होती है। एक आपका क्या होता है, एयर मास। एयर मास की कैरेक्टरिस्टिक किस पे डिपेंड करती है, जो आपका लैंड का नेचर होगा। अगर लैंड वार्म है तो आपकी एयर मास, इसके ऊपर जो एयर है, बहुत बड़े हवा के पुंज को एयर मास बोला जाता है। अगर ये एयर लंबे समय तक इस लैंड पार्ट पे स्टेबल रहती है तो ये एयर मास इसकी कैरेक्टरिस्टिक को अपने अंदर समाने लगती है। तो अगर ये वार्म है तो ये भी वार्म हो जाएगा, ये कोल्ड है तो ये भी कोल्ड हो जाएगा, कूल हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट। कंडक्शन हो गया। कंडक्शन के बाद अब आपका क्या है, एटमॉस्फेयर में एनर्जी के ट्रांसफर का सबसे पुअर तरीका है कंडक्शन। कंडक्शन सिर्फ सॉलिड फेस में होता है। हाँ जी बिल्कुल, संगति का असर बोल सकती हो एयर मास। जैसी संगत वैसी रंगत। देखो यहाँ पे ये भी लिख रखा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी विदाउट द एड ऑफ ए मेटीरियल मीडियम दैट इज सॉलिड लिक्विड और गैस इज कॉल्ड रेडिएशन। वो रेडिएशन होता है, रेडिएशन में किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। अब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है, देखो आपका जो एटमॉस्फेयर है, ये आपका जो एटमॉस्फेयर है ये सन की रेज के लिए क्या है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि ये सन की जो इनकमिंग शॉर्ट वेव है, जो सन की जो किरणें हैं उनको अपने अंदर तो आने देता है, पृथ्वी पर आने तो देता है। ठीक है, transparent for incoming shortwave solar radiation, but it absorbs more than 90% of outgoing long wave terrestrial radiation। आप देखो ये आने तो देता है ये, लेकिन आपका जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर इस सन की आने वाली एनर्जी से गर्म नहीं होता। ये कैसे गर्म होता है, जो आपकी अर्थ एनर्जी को छोड़ती है, उसके बाद आपके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होते हैं, गैसेस होती हैं, ओजोन लेयर है, वो क्या करती है, जब ये पृथ्वी आपकी इसको छोड़ती है ना एनर्जी को, तो एटमॉस्फेयर में आपके जो वाटर होते हैं, गैसेस होती हैं, वो क्या करता है, इनको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी वजह से आपकी पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, अब एक देखो ग्राउंड रेडिएशन और काउंटर रेडिएशन। काउंटर रेडिएशन क्या होता है, देखो आपकी अर्थ ने ये एनर्जी को वापस भेज दिया स्पेस की तरफ, तो आपका क्या करता है, आपका काउंटर रेडिएशन में क्या होता है,
जो आपके ये क्लाउड होते हैं या वाटर वेपर होते हैं, क्या करते हैं, इस एनर्जी को वापिस अर्थ की तरफ भेज देते हैं। इसको बोला जाता है आपका काउंटर रेडिएशन। यानी कि जो क्लाउड है, क्लाउड वापिस अर्थ सरफेस पे रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और इसको आप री रेडिएशन या काउंटर रेडिएशन भी बोलते हैं। ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है, आप ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है जब आपके अर्थ के टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा हो, उसको बोला जाता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखो ये कहते हैं जो आपके वाटर वेपर हैं, वाटर वेपर भी आपकी ये जो शॉर्ट वेव आ रही हैं उनको क्या कर रहा है, देखो ये जो वाटर वेपर है ना, वाटर वेपर क्या काम करता है, जो सन से आने वाली किरणें इनको आने तो देता है लेकिन बाहर जाने नहीं देता। ठीक है, ये भी आपका एक ग्रीन हाउस गैस का काम करता है, यानी कि पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है। ये आने वाली शॉर्ट वेव को अंदर तो आने देता है पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में, लेकिन बाहर नहीं जाने देता। ये वाटर वेपर इस एनर्जी को वापस अर्थ पे रिफ्लेक्ट करके नीचे भेज देते हैं, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। जो आपका लोअर एटमॉस्फेयर 90% जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो मतलब कि हमारा ये जो लोअर एटमॉस्फेयर है, लोअर एटमॉस्फेयर गर्म कैसे होता है, इन वाटर वेपर की वजह से, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से, आपके गैसेस और ओजोन इन सब की वजह से क्या होता है, गर्म होता है। और आपके 90% जो आपके वाटर वेपर है वो 5 किलोमीटर की हाइट तक मिलते हैं, यानी कि सिर्फ लोअर, अभी बताया ट्रोपोस्फेयर के दो पार्ट हैं, नीचे वाले भाग को क्या बोला जाता है, नीचे वाले भाग को बोला जाता है लोअर एटमॉस्फेयर। 90% आपको जो वाटर वेपर है इस लोअर एटमॉस्फेयर में ही मिल जाते हैं। ठीक है, अब आपका क्या है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हैंड मूव बोथ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग हाइट। अब आपके लिए क्या बोला गया है, जो आपके ऊंचे माउंटेन है उनको रेडिएशन विंडो बोला जाता है। रेडिएशन विंडो मतलब क्या होता है, देखो माउंटेन को रेडिएशन विंडो क्यों बोला जाता है, देखो ये होते हैं आपके माउंटेन। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं ना, तो वहां पे जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। डेंसिटी का मतलब वहां पे डस्ट, वाटर वेपर, क्लाउड नहीं होती। तो इस जब वहां पे ये सारी चीजें नहीं होती ना, तो इसका मतलब वहां पे जो एनर्जी ट्रैप करने के लिए कुछ नहीं होता, एनर्जी ट्रैप नहीं हो पाती। और जब यहाँ पे ये एनर्जी आती है सन से, तो जब यहाँ पे कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होगा, वाटर वेपर नहीं होगा, क्लाउड नहीं होगे, तो एनर्जी कहाँ पर एब्जॉर्ब होगी, कोई ऐसा स्टोरिंग मटेरियल तो है नहीं कि एनर्जी क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये पहाड़ों पर एनर्जी आई, आकर टकरा कर वापिस चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप करने के लिए एनर्जी को डेंसिटी नहीं होती, वो सिर्फ लोअर एटमॉस्फेयर में होती है, अपर एटमॉस्फेयर नहीं होती। तो ये क्या हो जाती है, इस एनर्जी का रिफ्लेक्शन हो जाता है, टकरा के वापस चली जाती है, इसलिए माउंटेन को रेडिएशन विंडो बोला जाता है। और ये आपका एजर्शन रीजन में क्वेश्चन आ सकता है कि आपके माउंटेन को रेडिएशन विंडो हिंदी में, यानी कि ऊंचे पर्वतों को विकिरण खिड़कियां क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपका जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, तो आपका जो ये माउंटेन है, माउंटेन पे आपके क्लाउड की कमी, आपके डस्ट पार्टिकल की कमी हो जाती है। ठीक है, वहां पे कोई डस्ट नहीं होता, कोई वाटर वेपर नहीं होते, क्लाउड की भी कमी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर आपका जो ये एनर्जी आती है ना, सन की एनर्जी, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए, रोकने के लिए कुछ नहीं होता। तो ये एनर्जी क्या करती है, सीधी आती है, टकराती है और वापस चली जाती है। इसलिए माउंटेन्स को, ऊंचे पर्वतों को विकिरण खिड़कियां कहा जाता है। ठीक है, अब ये कहते हैं
द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी विदाउट द एड ऑफ अ मेटीरियल मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मैंने आपको समझा दिया है। अब आपका है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन भी क्या, ये जो आपका कन्वेक्शन का सवेन का प्रोसेस आपका कहाँ पे है? लिक्विड में और गैस में, ये दोनों मैंने आपको बता दिया ना। यहां तक आ गए समझ में सबको? बताओ फिर आगे चलते हैं। अब आपका एक है एडियाबेटिक हीटिंग एंड कूलिंग। पहले ये बताओ आपको यहां तक समझ आया या नहीं आया? ओके। अब आपका एक होता है एडियाबेटिक प्रोसेस, क्या होता है पहले वो समझ लो। देखो, एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है, खाली एडियाबेटिक का मतलब समझो। एडियाबेटिक का मतलब होता है, एडियाबेटिक वो प्रोसेस होता है, वो कंडीशन होती है जिसमें आपकी जो एनर्जी है ना, जिसमें आपकी ये जो एनर्जी है ना तो आती है ना जाती है। ठीक है, ये क्या होता है? आपकी हवा कैसे गर्म होती है? आपकी हवा कैसे गर्म और ठंडी होती है? हवा गर्म और ठंडी इस वजह से नहीं होती कि एनर्जी निकल रही है या एनर्जी आ रही है, नहीं। हवा गर्म और ठंडी होती है हवा के ऊपर उठने और हवा के नीचे बैठने से आपकी जो हवा है उसके टेम्परेचर में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एडियाबेटिक का सिंपल मतलब होता है अकरिंग, यानी कि कुछ चीज हो रही है बिना किसी लॉस के और गेन के, यानी कि ना तो हमने कोई चीज लॉस करी, ना तो कोई चीज खोई और ना कोई चीज हमने पाई, लेकिन फिर भी हमारा जो जो हमारा टेम्परेचर है वो कम और ज्यादा हो रहा है। देखो, एडियाबेट हीटिंग एंड कूलिंग a definite ascending air with given volume and temperature expand due to decrease in pressure and thus cools। ठीक है, अब क्या कहते हैं, जो आपका एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है गैस का, उसकी वजह से क्या होता है, आपका टेम्परेचर में क्या होता है, राइज हो जाता है। देखो, जब हवा ऊपर उठती है, असेंड होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हवा का टेम्परेचर कम होता है, और जब हवा नीचे बैठती है तो हवा का टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक है, एडियाबेटिक हीटिंग कब होती है? एडियाबेटिक हीटिंग होती है, देखो यही बस आपको याद रखना है,
एडियाबेटिक हीटिंग कब होती है? आपका अर्थ एटमॉस्फेयर पे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एडियाबेटिक हीटिंग कम होती है जब आपकी हवा डिसेंड करती है, बैठती है ना, तब तो आपका जो हवा का टेम्परेचर है वो बढ़ता है। लेकिन जब हवा हमारी नीचे से ऊपर उठती है तब हमारी हवा का टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। ठीक है, एडियाबेटिक हीटिंग हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर पे तब होती है, ये याद रखना, हीटिंग हीटिंग तब होती है जब हमारी हवा नीचे बैठती है, तो उसको बोला जाता है एडियाबेटिक हीटिंग। ठीक है, और आपका एडियाबेटिक कूलिंग कब होती है? जब आपकी हवा नीचे से क्या है, हवा गर्म होके फैलती है, फैल कर हल्की होकर ऊपर उठती है, तो उसकी वजह से हमारी हवा जो है ठंडी होती है। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में आपके लिए देखो लिख रखा है, देयर इज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ एयर ड्यू टू असेंड। असेंड का मतलब होता है ऊपर उठना और डिसेंड का मतलब होता है नीचे बैठना। यानी कि हवा के ऊपर उठने और नीचे बैठने से हवा के टेम्परेचर पे चेंज आ रहा है, ना कि हवा में किसी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि हवा में हम टेम्परेचर को ऐड या ऐड ना तो ऐड कर रहे हैं ना घटा रहे हैं, उसकी वजह से हमारे हवा के टेम्परेचर में कोई कमी नहीं आ रही है। कमी किस वजह से आ रही है? हवा के ऊपर उठने और हवा के नीचे बैठने से। जब हवा ऊपर उठेगी तो हमारी हवा का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। और जब हमारी हवा नीचे बैठेगी तो हमारी हवा का टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपका डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया में आपका गर्मी क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि वहां पे आपकी हवा नीचे बैठती है। आपका 30 से 35 डिग्री जो लेटीट्यूड है, वहां पे आपकी एक हवा कहाँ से उतरती है? पोलर हवा उतरती है 30 से 35 पे, और इधर आपकी ट्रेड विंड बैठती है। ठीक है, और ये क्या करती है, यहाँ पे जब नीचे बैठती है तो इसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे क्या है? बारिश नहीं होती है। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखो, आपका जो एडियाबेटिक जो चेंज है ना टेम्परेचर में, वो दो तरीके से होता है। आपका एडियाबेटिक दो तरीके से है, दो टाइप है एडियाबेटिक प्रोसेस के, ड्राई एडियाबेटिक और मोइस्ट एडियाबेटिक। एक बात याद रखना, जो मोइस्ट एडियाबेटिक यानी कि वो हवा जिसमें नमी मौजूद है, तो ये हवा क्या होगी? इसमें पहले से नमी मौजूद है, तो ये क्या है? इसमें पहले से नमी मौजूद है तो ये इनस्टेबल एयर है। ठीक है, तो इसका तापमान कैसे कम होगा? इसका तापमान कम होगा एट द रेट ऑफ 3 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट और 6 डिग्री सेल्सियस 1000 पर मीटर। ठीक है, ये क्या होगी? एकदम से ठंडी नहीं होगी, धीरे धीरे ठंडी होगी। लेकिन आपका जो ड्राई एडियाबेटिक चेंज है, इसमें जो हवा है वो सूखी है, उसमें नमी नहीं है, तो ये कैसी हवा है? आपकी स्टेबल है। स्टेबल हवा है, तो ये क्या है? ये एकदम से ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी नमी मौजूद नहीं है। ठीक है, आ गया समझ में? ड्राई एडियाबेटिक क्या होती है और आपकी मोइस्ट एडियाबेटिक क्या होती है? ये लिख लिया करो साथ साथ में अगर आपको नहीं समझ में आता है। व्हाट इज ड्राई एडियाबेटिक एंड व्हाट इज मोइस्ट एडियाबेटिक?
बताओ जल्दी से, आ गया ये समझ में आपको? ड्राई एडियाबेटिक एंड मोइस्ट एडियाबेटिक। देखो, अगर मोइस्ट एडियाबेटिक की हम बात करें, मोइस्ट एडियाबेटिक की बात करो, जैसे आपका समुद्र वाला एरिया है, आप समुद्र वाला जो एरिया है वहां पे क्या होगा, पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है तो समुद्र पे हीट तो पड़ रही है, तो यहाँ पे वाटर वेपर भी ज्यादा हो गई, यानी कि यहाँ पे नमी ज्यादा है। जब समुद्र के ऊपर हवा है, हवा में नमी होती है, तो उस नमी के साथ, ये जो नमी है, इस नमी के साथ जब हवा ऊपर उठती है ना, तो 1000 डिग्री सेल्सियस पर तो टेम्परेचर में जो है ना ज्यादा कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें पहले से ही नमी मौजूद है, तो ये हवा धीरे धीरे करके ठंडी होगी। इसको बोला जाता है मोइस्ट एडियाबेटिक चेंज। लेकिन आपका लैंड पर जो हवा है वो क्या होगी, उसमें कोई नमी नहीं होगी, क्योंकि वहां पे पानी की कमी है। लैंड पार्ट पे, लैंड पे आपका वाटर वेपर कम होते हैं और समुद्र पे वाटर वेपर ज्यादा। क्यों? क्योंकि लैंड पे पानी कम होता है, समुद्र पे पानी ज्यादा होता है। तो जब यहाँ पे आपके वाटर वेपर ही कम है, नमी मौजूद ही नहीं है, तो ये हवा एकदम से ठंडी हो जाएगी। देख लो, 10,000 मीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस तक ये हवा क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। जबकि ये हवा 1000 मीटर पे सिर्फ 6 डिग्री सेल्सियस तक ही ठंडी हो पाती है, यानी कि 6 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान कम हो पाता है। आया समझ में अब आपको? ये मैंने और अच्छे से आपको समझा दिया। बताओ बेटे, मीन अब आपको ये एडियाबेटिक आ गया समझ में? अब आपका है मीन टेम्परेचर। मीन टेम्परेचर का मतलब होता है एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। देखो, आपका जो मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है वो कब किया जाता है? मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है दिन के 2 बजे से 4 बजे के बीच में, शाम को आपका अर्थ का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया जाता है। और आपका जो हाईएस्ट टेम्परेचर है, देखो, द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड विद इन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे में जो सब अर्थ पे जिस घंटे में सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम डेली टेम्परेचर, यानी कि उसको दिन का सबसे ज्यादा टेम्परेचर बोल देंगे। हिंदी में बोल दो कि आपका पृथ्वी पर अधिकतम जो तापमान है, यानी कि आपका अर्थ है, अर्थ पे सबसे ज्यादा जो तापमान नोट किया जाता है वो 2 से 4 बजे के बीच में किया जाता है, ठीक है। और 24 घंटे के भीतर दर्ज किया गया तापमान, सबसे अधिक तापमान को क्या बोलते हैं? अधिकतम दैनिक तापमान, ठीक है। यानी कि पूरे दिन में जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया उसको मैक्सिमम डेली टेम्परेचर बोलते हैं, यानी कि दिन का अधिकतम तापमान बोला जाता है। उसके बाद कहते हैं जो दिन का सबसे मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है वो 4 से 5 AM, यानी कि 4 से 5 सुबह के रिकॉर्ड किया जाता है। रात, एक बात बताओ, हम रात को कर सकते हैं, क्यों? रात को भी तो कर सकते हैं।
12, 1, 2 बजे भी तो कर सकते हैं। उस टाइम पे क्यों नहीं करते? क्योंकि उस टाइम पे हमारी अर्थ लॉन्ग वेव को छोड़ रही होती है, एनर्जी को छोड़ रही होती है। तो तब तक बता रही हूँ बेटे, बता रही हूँ। देखो 4 से 5 बजे ही क्यों किया जाता है? यहाँ पे 1 से 2 AM, 2 से 3 क्यों नहीं, 12 से 1 क्यों नहीं? क्योंकि देखो हमारी अर्थ ठंडी कैसे होती है? जब हमारी अर्थ इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू एनर्जी को छोड़ती है। तो हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ 5 से 6 बजे, 6 से 7 बजे के आसपास इस एनर्जी को क्या करती है? छोड़ने लगती है। और इस एनर्जी को जाते जाते आपका क्या लगता है? टाइम लगता है। तो इसलिए आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी को जो आपका मिनिमम जो तापमान है वो 4 से 5 बजे रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि हमारी अर्थ अभी इस एनर्जी को छोड़ रही है और उसको छोड़ने में टाइम लगता है। वापिस स्पेस को करने में एनर्जी को टाइम लगता है। ठीक है। और ऐसे ही 2 से 4 बजे क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपका सन वर्टिकल होता है, और उस टाइम वर्टिकल यानी कि बिल्कुल हमारी अर्थ हमारे सिर पर होता है, और उस टाइम पे हमारे अर्थ को सबसे ज्यादा टेम्परेचर मिलता है। इसलिए 2 से 4 बजे के बीच हमारा जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। अब सेम 24 घंटे के अंदर जो मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया उसको बोलते हैं मिनिमम डेली टेम्परेचर। ठीक है। तो क्या बोला जाता है? मिनिमम डेली टेम्परेचर। अब लेग ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं, यानी कि तापमान का अंतराल। देखो कभी भी जो दिन का अधिकतम टेम्परेचर और दिन का न्यूनतम टेम्परेचर, इसके बीच कोई भी संयोग नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी संयोग नहीं हो सकता। देयर इज नो कोइंसिडेंस बिटवीन द टाइम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है आपका लेग ऑफ टेम्परेचर। there is no coincidence between the time of maximum and minimum amount of insolation received from the sun and maximum and minimum temperature of the air. This is called lag of temperature. अब एवरेज यानी कि मीन डेली टेम्परेचर कैसे निकालते हो? मीन डेली टेम्परेचर हम निकालते हैं दिन का मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मीन डेली टेम्परेचर। मान लो दिन का मैक्सिमम हो गया 34, मिनिमम हो गया 10, डिवाइड बाय 2 करके आपका आंसर आ जाएगा 34 बाय 10 करते हैं तो 44, 44 बाय 2 करते हैं तो 22। तो दिन का जो एवरेज टेम्परेचर होगा, मीन डेली टेम्परेचर जो होगा वो होगा ये 22। ठीक है। आ गया समझ में? ये आ गया बेटे समझ में? अब ये कहते हैं सिमिलरली, ऐसे ही जो आपका मंथ का मैक्सिमम, यानी कि आपके मंथ में 30 से 31 दिन होते हैं, तो मंथ का ऐसा कौन सा दिन होता है जिस दिन मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, और ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन मिनिमम टेम्परेचर होता है? तो उसको करके क्या निकालते हैं फिर हम? उसको करके फिर हम निकालते हैं मंथली मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है। और ऐसे ही फिर हम साल का निकालते हैं, उसको बोला जाता है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर।
ठीक है। देखो, अब अगर आपको मंथ का निकालना है, मंथली टेम्परेचर निकालना है, तो मान लो आपको जनवरी का निकालना है, तो जनवरी में 31 दिन है, 31 के 31 दिन का आप क्या निकालोगे, डेली का मिनिमम, मैक्सिमम और उसका एवरेज निकालोगे कि एवरेज इतना है। फिर उन सारे जो एवरेज आपका टेम्परेचर आएगा, उस एवरेज टेम्परेचर को जोड़ोगे और डिवाइड कर दोगे 31 डेज से। ठीक है। और ऐसे ही फिर आप कब का निकालोगे, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि साल का भी इसी अकॉर्डिंग निकालोगे, या साल के अकॉर्डिंग क्या करोगे, फिर हर महीने का एवरेज निकालोगे, हर महीने का एवरेज निकाल के टोटल करोगे, और टोटल करके फिर किस से डिवाइड कर दोगे, 12 से डिवाइड कर दोगे, आपका एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर आ गया। ठीक है। अब यहां से ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो आगे वाला टॉपिक है ये अब हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट है, यहाँ तक किसी को नहीं समझ में आया है, तो वो पूछ लो। अगर कोई भी डाउट है क्लास के रिकॉर्डिंग या नहीं समझ में आया है, और आप लोगों ने बेटे मेरे को ये नहीं बताया कि मैम आपका जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है और साथ ही साथ वेबर वाली थ्योरी का जो पीडीएफ है वो अपलोड नहीं हुआ। शुक्र करो मैंने डिलीट नहीं किया, अगर डिलीट हो जाता तो मेरे को दोबारा बनाना पड़ता, है ना। मैसेज कर दिया करो एक बार मेरे को पर्सनली कि मैम ये वाला जो टॉपिक है वो अपलोड नहीं हुआ। एक बार देख लेते हैं। एक बार देख लेती हूँ मैं कहाँ तक आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो अपलोड हो चुकी है आपकी।
अभी यूनिट 3 की सिर्फ 13 तारीख तक की अपलोड हुई है ना। इसकी जो 8 वीडियो है इसकी भी 2 रहती हैं। मैंने वेबर की थ्योरी कब करवाई है आपको? लाइव क्लास में देख लेती हूँ एक बार। क्रिस टोलर की तो करवाई है मैंने 17 तारीख को। और आपका 11, 11, 12। ठीक है। बेटे इसमें तो मैंने जो आपका ये वेबर वाला ये अपलोड कर दिया है। बाकी जो है वो भी मैं अपलोड कर दूंगी कल तक, अपलोड अभी अपलोड कर दूंगी। ठीक है। तो क्लास मैंने चेक कर लिया, आपकी जो क्लास है वो 13 तारीख के बाद तो आपकी अपलोड ही नहीं हुई है। मैं आज बोलती हूँ कि हमारी जो क्लास है वो रेगुलर अपलोड किया करो, बच्चों को देखनी होती है। 10-10 दिन का जो डाटा है वो अपलोड नहीं होता है आपका। और आप मुझे बताते भी नहीं हो कि मैम डाटा अपलोड नहीं हुआ है, लाइव क्लास अपलोड नहीं हुई है। ऐसे कैसे आप काम करोगे? आप जितेंद्र सर को मैसेज करो कि सर हमारी जो वीडियो है वो अपलोड नहीं होती है टाइम पे। हम कैसे देखें? 10 दिन पहले कोई टॉपिक हो जाता है और 10 दिन बाद अपलोड होती है, तो ऐसे थोड़ी चलता है। साथ ही साथ अपलोड होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास लाइव में ये जो वीडियो है 1 दिन में 1 घंटे के बाद आ जाती है। तो ये टेक्निकल टीम का काम है जो वो काम नहीं कर रही है और वीडियो को अपलोड नहीं कर रही है। तब तक आप उनको नहीं बोलोगे तो ऐसे ही लीनियंसी चलेगी और आपका काम ऐसे ही रुकेगा। क्या आप आज वाला टॉपिक पढ़ा रही हूँ मैं, उसको 10 दिन बाद पढ़ोगे? बताओ मेरे को, क्या 10 दिन बाद पढ़ना है वो टॉपिक? बेटे जब तक खुद नहीं बोलोगे तो नहीं होगा, ऐसे नहीं हो सकता है। और इतना लेट कैसे चलेगा? अगर मैं आपको आज कुछ करवा रही हूँ तो आपको 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर वो वीडियो मिल जाना चाहिए, ताकि बच्चे डिपेंड ना रहे। अब अगर आपको वो 10 दिन भी वो टॉपिक नहीं मिल रहा है तो आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो? बताओ मेरे को। आप सर को भी नहीं बोलते हो। मैंने सर को बोल दिया है कि सर 13 के बाद से ज्योग्राफी की रिकॉर्डेड क्लास अपलोड नहीं हुई है।
ऐसे नहीं चलेगा, बच्चे सफर कर रहे हैं। ठीक है बेटे, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करो, और मैं आपकी ये जो थ्योरी है ना, ये अभी अपलोड कर दूंगी, थ्योरी के जो नोट्स हैं। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, और अगर आज की क्लास का कुछ नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। वेलकम बेटे, मैंने मैसेज कर दिया, आप भी मैसेज करके बोलना, और ये मत बोलना कि कंटेंट अपलोड नहीं हुआ, ये बोलना वीडियो लाइव जो क्लास है उसकी वीडियो हमें नहीं मिली है, वरना वो ये सोचेंगे कि मैम ने अपलोड नहीं किया है। मेरा काम होता है सिर्फ आपकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ को अपलोड करना, मेरा उतना ही काम है। मैं वो अपना पीडीएफ वाला, मैंने आज देखा खोल के कि आपका यूनिट 2 के सिर्फ 2 ही टॉपिक अपलोड है, मेरे को याद ही नहीं रहा, मैं अभी वो अपलोड करके और आपको देती हूँ। ठीक है, और आप बोलो क्लास के लिए, बेटे ऐसे सफर कर रहे हो आप, 10-10 दिन के बाद टॉपिक पढ़ोगे तो कैसे क्लैरिटी मिलेगी आपको। चलो मैं तो क्लास में आप 10 दिन पहले का भी पूछोगे वो भी बता दूंगी, बट 10 दिन के बाद वाला अगर आप 10 दिन के बाद भी आपको वो वीडियो नहीं मिल रही है, तो फिर तो आप बोलोगे ना सर को, टेक्निकल टीम को बोलो कि सर वीडियो नहीं मिल रही है हमें, हमें 1 या 2 दिन में वीडियो चाहिए। 1 या 2 दिन तो बहुत ज्यादा होता है, 1 या 2 घंटे में आपको वीडियो मिलना चाहिए, है ना। डेली का डेली जो क्लास है वो शाम को बच्चों को मिल जाना चाहिए। आप बोलो, ठीक है, मैंने बोल दिया, आप भी बोलना, और मिलते हैं कल। अगर टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछना, मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, शुभ रात्रि।